दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो MCQ कल संडे था, तो संडे का MCQ आपके पास नहीं आया, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक PNB का मैंने पथ प्रदर्शक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर रखा है। वो आपको कल शाम को या परसों आपको पेपर के साथ ही देखने को मिल जाएगा। वो है कस्टमर और बैंक के बीच जो रिलेशनशिप है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर रखा है। क्वेश्चन MCQ नहीं है, लेकिन डायरेक्टली उसको ऐसे ही आपके लिए कर रखा है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जाएं, वहां पे MCQ की प्रैक्टिस होती रहती है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, 15 मिनट या 20 मिनट, इससे अतिरिक्त का समय नहीं लगेगा और अपनी तैयारी करते रहिए। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइपोथेकेशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ। कि जो हाइपोथेकेशन होता है, आपको मैंने बताया था मॉर्गेज हाइपोथेकेशन, ये क्या है। क्वेश्चन है हाइपोथेकेशन जो जो है वो किस मामले में लागू होता है और ये सबसे सुरक्षित ऋण होता है। आपको ये बताता हूँ मैं, ये सबसे सिक्योर लोन होता है हाइपोथेकेशन। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है मूवेबल गुड्स, दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा है कॉर्पोरेट गारंटी और चौथा है बुक गारंटी। जो हाइपोथेकेशन होता है वो होता है आपका एक मूवेबल गुड्स के लिए। जो चीज मूव करती है, जो चीज मूव करती है उसके लिए हाइपोथेकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मूव करने का मतलब होता है, जैसे होता है गाड़ी, कोई भी गाड़ी है एक जगह से दूसरी से, ट्रक मूव कर रहे हैं, तो उसमें हाइपोथेकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं इमूवेबल की बात करता हूँ कि जो मूव नहीं होती, जैसे हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो आपने ये बताना है कि इमूवेबल के लिए मॉर्गेज या प्लेज किसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके लिए आज का ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन भी ज्यादा है थोड़ा। अब मोर्गेज इन्वॉल्व इस, कि मोर्गेज किसके लिए इन्वॉल्व किया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो मोर्गेज है वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है। अगर मैं मोर्गेज की बात करूं तो ये एक बंधक उधारकर्ता और ऋण दाता के बीच एक अनुबंध समझौता होता है। अगर आपने इस लोन ले रखा है तो वो एक जो उधारकर्ता है और जो ऋण देने वाला है उसके बीच एक समझौता होता है, जिसमें उधारकर्ता ऋण के लिए सपार्षिक के रूप में एक संपत्ति का उपयोग करता है, कि वो कोई भी संपत्ति अपना गिरवी रखता है और उधारकर्ता ऋण ब्याज का भुगतान नहीं करता है, तो जो ऋण देता है वो उसके संपत्ति का अधिकार ले लेता है। जैसे आपने ट्रक के लिए, कोई गाड़ी के लिए लोन लिया, प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, तो अपने पास वो गिरवी रखनी पड़ती है और जब अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो उसको अपना अधिकार समझ के ऋणदाता अपने पास उसको रख लेता है। ठीक है। तो ये था मॉर्गेज वाला, जो कि ट्रांसफर टू इंटरेस्ट था, इसलिए आपको मॉर्गेज के बारे में बताया। एक और क्वेश्चन मॉर्गेज का आ जाएगा, तो इसलिए आपको यहीं पर ये चीज बता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, डिपॉजिट अंडर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस स्कीम कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम ऑफ। कि विदेशी मुद्रा जो योजना है उसके अंतर्गत जो जमा राशि है वो न्यूनतम कितनी स्वीकार की जाती है, कितने वर्ष के लिए न्यूनतम इसको जमा किया जाता है। पहला ऑप्शन है
15 दिन, दूसरा है 3 महीने, अगला है 1 साल और सबसे लास्ट ऑप्शन है 7 दिन। अगर मैं FCNR जो अगर बात करूं इस अकाउंट की, इसके लिए जो टाइम पीरियड है मिनिमम वो हो जाएगा 1 साल। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट स्कीम 1 साल से लेके और 5 साल तक के बीच इसकी मिनिमम टाइम पीरियड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इनिशियल रिपेमेंट हॉलिडे गिवन टू बोरोवर फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन्स कॉल्ड इज। ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता को प्रारंभिक पुनर्भुगतान अवकाश दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अगर कोई भी बोरोवर है, कोई भी उधारकर्ता है और उसे जब लोन के लिए रिपेमेंट के लिए कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है EMI जो आप जानते हैं, दूसरा है मोरिटोरियम, तीसरा है सुबेंशन सबवेंशन, तीसरा है नॉन ऑफ दिस। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरिटोरियम पीरियड। अब मोरिटोरियम पीरियड क्या होता है ये तो आपको पता लग गया कि अगर आपने लोन लिया इनिशियली और जब आप स्टार्टिंग में लोन लेते हैं तो उसके लिए टाइम मिलता है कि आपका लोन भाई 1 साल बाद कटेगा, 6 महीने के बाद कटेगा, जो मोरिटोरियम पीरियड कहलाता है ना। तो आपको बता देता हूं मैं कि मोरिटोरियम है क्या। मोरिटोरियम अवधि होती है जो, या स्थगन अवधि का मतलब होता है कि ऋण भुगतान पर एक स्थायी रोक, कि आपने ऋण का जो भुगतान करना है उस पे पहले, ये मोरिटोरियम पीरियड होता है। ये एक ऐसी सुविधा है जिससे कठिन वित्तीय समय में ऋण चुकाने का तनाव कम होता है और वित्त को स्थिर करने में मदद मिलती है। ऋणदाता अपने ग्राहकों को समय के लिए किस्तों का भुगतान करने से रोक देता है, कि बोलते हैं ना कि अभी जैसे आपने लोन लिया तो कुछ दिन के लिए आपके जो किस्त है उसको जो ऋणदाता है जिसने आपको लोन दिया है वो आपकी किस्तों को रोक देता है, थोड़ा आपको रिलैक्स मिल जाता है, बोलता है मोरिटोरियम पीरियड चल रहा है। इस अवधि में कोई जुर्माना नहीं लगता। अगर मोरिटोरियम पीरियड है तो आपको कोई भी उसमें पेनल्टी नहीं लगती है। हालांकि इस दौरान बकाया लोन राशि पर ब्याज लगता है, जितना आपका रुपए बचा है उस पे उस टाइम ब्याज लगता है, लेकिन आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। जो मोरिटोरियम पीरियड होता है वो शुरू में ही होता है, कई बार आप लोन लोगे तो 1 साल तक आपको रुपए नहीं कटता है। जब बीच में जो भी ऋणदाता होता है वो आपको मोरिटोरियम पीरियड देता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन IFSC व्हाट इज द 5th कैरेक्टर यूज्ड। कि जो IFSC कोड होता है उसमें टोटल कैरेक्टर होते हैं 11। पहले तो आपको बताता हूँ IFSC में टोटल 11 कैरेक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन है कि IFSC में जो 5वां वर्ण का उपयोग किया जाता है, जो 11 तो उसमें होते हैं टोटल कैरेक्टर, जो 5वां होता है 1 2 3 4 5, जो 5वां होता है वो वहां पे डिजिट होता है, लेटर होता है कि अल्फाबेट होता है, वहां पे होता क्या है ये है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है इसमें अल्फाबेट, दूसरा है रोमन, तीसरा है जीरो और चौथा है ब्रांच कोड। तो IFSC में जो 5वां वर्ण होता है वो होता है आपका जीरो। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट द मिनट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आर रिलीज्ड। कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक का विवरण, जो मौद्रिक नीति होती है उसकी समिति का जो बैठक का जो विवरण जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट और चौथा है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो मुद्रा की नीति की समिति की जो बैठक होती है, क्योंकि मुद्रा हमारे देश में RBI चलाती है, ठीक है। तो जो मुद्रा की जो बैठक होती है वो करता है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ टी बिल्स। जो ट्रेजरी बिल्स होता है टी बिल की अधिकतम अवधि क्या होती है? पहला ऑप्शन है 364 डेज, 91 डेज,
182 दिन और 63 डेज। तो जो टी बिल की अधिकतम अवधि होती है वो हो जाएगी आपकी 364 दिन। टी बिल आपको मैंने बता रखा है कि टी बिल क्या होता है, लेकिन एक बार जरूर आपको बताऊंगा कि टी बिल क्या होता है। जो टी बिल को कहते हैं ट्रेजरी बिल, इसकी जो अधिकतम समय सीमा होती है वो 364 डेज होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रेजरी बिल एक अल्पकालिक वित्तीय साधन है जिनकी परिपक्वता अधिक अवधि 1 साल से कम होती है। ट्रेजरी बिलों की परिपक्वता अवधि के बारे में ज्यादा जानकारी। ट्रेजरी बिलों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि 14 दिन होती है। और ट्रेजरी बिल होते हैं वो 3 तरह से होते हैं ना, ये मैंने शायद आपको पहले बताया कि ट्रेजरी बिल 3 तरह से होते हैं। पहला होता है 91 डेज के लिए, दूसरा 182 डेज के लिए, और जो फाइनली होता है जिसकी जो अधिकतम सीमा होती है वो होती है 364 यानी 364 दिन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग ऑल द ऑपरेशन आर परफॉर्म फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच, कि किस प्रकार के बैंकिंग में सभी कार्य एक ही शाखा में किए जाते हैं। ऐसी कौन सी बैंकिंग है जिसमें सब कार्य एक ही शाखा और एक ही ब्रांच में किए जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यूनिट बैंकिंग, दूसरा है चेन बैंकिंग, तीसरा है पैरा बैंकिंग और चौथा है इस्लामिक बैंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका यूनिट बैंकिंग में सब टाइप के कार्य किए जाते हैं। जितने भी बैंकिंग से रिगार्डिंग कार्य होते हैं वो यूनिट बैंकिंग में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआई का आधार वर्ष क्या है। द बेस ईयर ऑफ सीपीआई। आपने मेरे को सीपीआई की फुल फॉर्म बतानी है। सीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, जरूर बताएं। सीपीआई की फुल, मैंने आपको सीपीआई की फुल फॉर्म, एक तो डब्ल्यूपीआई की भी आपने मेरे को फुल फॉर्म बतानी है, इसमें डब्ल्यूपीआई तो है नहीं, और सीपीआई की तो आपने बतानी है सीपीआई की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी। तो जो सीपीआई का जो बेस ईयर है कि मतलब उसका जो आधार वर्ष है वो किसको माना गया था, 2010, 2012, 2009, 2015। तो जो सीपीआई का आधार वर्ष था वो 2012 को माना गया था, 2012। ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आर्थिक आंकड़ों की सटीकता में सुधार के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ओहो मैंने तो आपको बता दिया वैसे कि सीपीआई, लेकिन आपने मेरे को इंग्लिश में बतानी है, ठीक है, ये तो हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2012 से 2024 तक इसको माना गया है। ठीक है, अभी 2024 का है इसका अपना जो सीपीआई का जो आधार वर्ष है, लेकिन जो स्टार्टिंग का है वो 2012 का है। तो सीपीआई की फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बता दी, वैसे आपने इसको केवल इंग्लिश में करना है और कमेंट सेक्शन में लिख देना है। पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अबव, कि उपरोक्त सभी लेन देन के लिए पैन नंबर आवश्यक है। कि अगर आपका पैन, आपने अकाउंट खुलवा दिया है और आपके पास कितने रुपए आप यहाँ डिपॉजिट या विड्रॉल करोगे, कि आपको पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। कि आप कितने आप कितने रुपए निकालोगे कि आपको पैन नंबर लगाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 25,000, दूसरा है 50, तीसरा है 1 लाख और चौथा है 10 लाख। अगर आप 50,000 या उससे ऊपर अगर आप रुपए निकाल रहे हैं तो आपको पैन कार्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है। आपको कैशियर रुपए नहीं देगा, आपको ब्रांच मैनेजर रुपए नहीं निकालने देगा। अगर आप 50,000 के लेन देन करते हो और आपका पैन कार्ड मेंशन नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। पैन नंबर उसके लिए मैंडेटरी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म्स लोन इज कॉल्ड। अगर अल्पकालीन ऋण के बाजार को क्या कहते हैं, मैंने आपको बता भी रखा है। कॉल मनी, मनी मार्केट, ये क्या होते हैं,
लेकिन यहाँ पे द मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म के जो लोन है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म नोटिस क्रेडिट मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट, तीसरा है एक्सेप्टेंस मार्केट और चौथा है डिस्काउंट मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो होता है मनी मार्केट। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनी मार्केट के लिए कितना टाइम पीरियड है, दूसरा कॉल मनी के लिए कितना टाइम पीरियड है जो कॉल मनी है, और नोटिस मनी के लिए कितना टाइम पीरियड है। एक तो मनी मार्केट के लिए, कॉल मनी के लिए और नोटिस मनी के लिए, इन तीनों का आपने हमारे को टाइम बताना है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजारों के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दूसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, या तक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और भी आते हैं इसमें, बॉन्ड मार्केट हो गया। तो ये सब आते हैं काइंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन है गिफ्ट एज मार्केट, ये तो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। दूसरा ओल्ड कैपिटल मार्केट, ये भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तीसरा है न्यू इशू मार्केट, ये भी कैपिटल मार्केट का पार्ट है, लेकिन कॉमर्शियल पेपर मार्केट ये कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है। कॉमर्शियल पेपर मार्केट ये कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ओल्ड इशू मार्केट इज कॉल्ड, पुराने अगर जो निर्गम बाजार है उनको क्या कहा जाता है? पुराने बाजार को, है ना। अब पुराने बाजार को कहा जाता है, पहला ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है प्राइमरी मार्केट, ये मार्केट है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना इसमें, और तीसरा है सिक्योरिटी मार्केट और चौथा है नन ऑफ द। तो द ओल्ड इशू मार्केट को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कब इसकी स्थापना होती है स्टॉक एक्सचेंज की। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही यह कारोबार के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है। कारोबार के लिहाज से दुनिया का सबसे तीसरा एक्सचेंज है और इसकी जो स्थापना होती है 1992 में, इसकी स्थापना होती है किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हो जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हु इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इन इंडिया, कि भारत में जो बीमा है उसको कौन नियम चलाता है, उसके नियम, जो इंश्योरेंस के नियम है वो कौन चलाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पढ़ने लायक भी है कि भारत में कि कौन चलाता है इंश्योरेंस को, कौन रेगुलेट करता है। पहला ऑप्शन है सेबी, सेबी उसकी फुल फॉर्म होगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है IRDAI, इरडाई, इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीसरा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और चौथा है PFRDAY, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो इंश्योरेंस, इसमें एक ही जगह नाम है इंश्योरेंस का, ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें केवल यहीं पे नाम आ रखा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है या उसके बीमा को
चलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन अकाउंट वेयर कैश इज डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इज, इनमें से कौन सा ऐसा खाता है जिसमें नगदी नगदी होती है, वो निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, तीसरा है करंट अकाउंट और चौथा है रिकरिंग अकाउंट। ये तो आपको पता है कि निश्चित अवधि के लिए फिक्स्ड पीरियड के लिए एफडी, जिसका नाम ही फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक एक निश्चित अवधि के लिए रुपयों को जमा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा काम कॉमर्शियल बैंकों का नहीं है? जो वाणिज्यिक बैंक है उनका कार्य कौन सा नहीं? पहला है एटीएम फैसिलिटी, ये तो बैंकों का काम है। दूसरा है टेली बैंकिंग के ई बैंकिंग, यहाँ पर आप ई बैंकिंग कर सकते हैं ना, ई बैंकिंग भी है ना, ये टेली बैंकिंग। अगला अगला क्वेश्चन है बुलियन ट्रेडिंग और चौथा है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग भी वाणिज्य बैंक का कार्य है। तो इसमें ऑप्शन बचा था एक की जो बुलियन ट्रेडिंग है, देखो ट्रेड करना, ये तो व्यापारियों का काम है ट्रेड करना। व्यापारी कौन? जो आभूषण, सोना चांदी इसका व्यापार कर रहे हैं वो होते हैं बुलियन ट्रेडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलियन ट्रेडिंग, कि जो कॉमर्शियल बैंक अब इसका काम नहीं करते। तो एक बार देख लेते हैं बुलियन ट्रेडिंग होता क्या है। बुलियन ट्रेडिंग सोना चांदी प्लेटिनम और पैलेडियम जैसी कीमती धातुओं का व्यापार करने की प्रक्रिया है। बुलियन मार्केट में इन धातुओं का आदान प्रदान काउंटर और वायदा बाजार में होता है। बुलियन मार्केट ट्रेडिंग आप देखो 24 घंटे खुली रहती है। अगर आप इस मार्केट में घुसोगे तो तब आपको पता लग जाएगा कि क्या है बुलियन ट्रेडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरफेसी एक्ट नॉट एप्लीकेशन इन, यहां पर होगा कि सरफेसी एक्ट है कि जिसमें आवेदन नहीं कर सकते सरफेसी एक्ट के लिए। पहला है मशीनरी के लिए, इसमें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के लिए, इसमें भी कर सकते हैं। केवीपी किसान विकास पत्र, इसमें सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते किसान विकास पत्र के लिए। थोड़ा सरफेसी एक्ट देख लेते हैं कि सरफेसी एक्ट है क्या। सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक या वित्तीय संस्थान 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि के लिए वसूली की कार्रवाई शुरू करते हैं अगर कोई उधारकर्ता 6 महीने से ज्यादा के समय में पूरी ऋण नहीं चुका था। उसको 6 महीने हो गए और उसने कोई भी जो लोन लिया था उसका भुगतान नहीं किया, तो बैंक उसे नोटिस भेजकर 60 दिन में के अंदर भुगतान करने का कहती है कि भाई भुगतान कर। अगर उधारकर्ता भुगतान नहीं कर पाया तो बैंक उसकी संपत्ति को नीलामी में बेच सकता है। किस एक्ट के तहत? सरफेसी एक्ट के तहत। ठीक है, सरफेसी एक्ट के तहत बैंक उसके मकान या जो भी संपत्ति है उसको नीलाम कर सकता है। कौन से एक्ट के तहत? सरफेसी एक्ट के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरफेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, कि सरफेसी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2002, तीसरा है 2013 और चौथा है 2012। तो सरफेसी एक्ट है उसको 2002 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आरबीआई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीए गाइडलाइंस, कि आरबीआई ने एनपीए दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन कब शुरू किया था? कि भाई अकाउंट एनपीए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो इसके लिए आरबीआई ने कब इसको शुरुआत किया था, कब इसका प्रारंभ किया था एनपीए का? 1990 में, 1991, 1992 या 1995? तो आरबीआई ने एनपीए दिशा निर्देशों को 1992 में
शुरू कर दिया था 1992। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following set up core banking infrastructures for rural banks? कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण बैंकों के लिए कोर बैंकिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना की थी? किसने इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया था? कहां पे? गांव की तरफ। कि कोर बैंक जो बुनियादी ढांचे हैं, पहला ऑप्शन है, अगर गांव की बात आती है, पहला है आईबीए, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है आरबी और चौथा है सिडबी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो हो जाएगा नाबार्ड। आपको पता है नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। नाबार्ड की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पहले क्वेश्चन में देखने को मिला होगा। नाबार्ड ही ग्रामीण के विकास डेवलपमेंट के लिए काम करता है और उनके जो बुनियादी ढांचे हैं उनको सुधारने का प्रयास करता है ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization provides credit history of the borrowers? इनमें से कौन सा संगठन है जो क्रेडिट इतिहास को प्रदान करता है, क्रेडिट स्कोर के बारे में बताता है कि वो तुम्हारा स्कोर इतना है उतना है जितना भी जब आप लोन लेते हो? पहला ऑप्शन है सिविल, दूसरा CII, तीसरा FRBI और चौथा है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये तो इसका आंसर है नहीं वैसे, कि जो क्रेडिट के बारे में बताता है। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, सिविल। ठीक है, तो बोलते हैं जब आप लोन लेते हो तो हमारा सिविल खराब हो गया, हमारा सिविल ठीक नहीं है, और आपका सिविल तब अच्छा माना जाता है जब आपका सिविल 700 होता है, तब आपका सिविल अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, हु रेगुलेट द म्यूचुअल फंड? कई बार घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार मैंने पूछ लिया है कि म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है। पहला ऑप्शन है FRBI, ये ऑप्शन ऐसे दे दिया, दूसरा है सेबी, तीसरा सिडबी और चौथा है आरबीआई। तो जो म्यूचुअल फंड को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसे कहा जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी। ठीक है, नेक्स्ट, मनी बॉन्ड्स आर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? ये जो मनी बॉन्ड है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है लोकल गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, तीसरा आरबीआई, चौथा है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो जो मनी बॉन्ड होते हैं वो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द अम्बर्समेंट स्कीम? इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो लोकपाल योजना को जारी करती है? पहला है आरबीआई, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है सेबी और चौथा है DICGC। ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है कि जो लोकपाल के जो योजना है उसके जारी करता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, आपको पता ही है कि अम्बर्समेंट आरबीआई ने जारी किया था इसको, और इसको जारी किया था 2006 में। तो जो लोकपाल योजना है उसको आरबीआई ने जारी किया था और आरबीआई ने जारी किया था 2006 में। अम्बर्समेंट आपको पहले भी मैं MCQ में दे चुका हूं, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which institute launched the self group bank linkage program 1992?
कि 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ये जो एसएचजी ग्रुप है उसका लिंकेज शुरू किया था? आपको पता ही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है एक ही बैंक काम करता है और वो बैंक करता है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाबार्ड, की जो नाबार्ड है इसका भारतीय सरकार के पास कितनी हिस्सेदारी, कि नाबार्ड में भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? जो नाबार्ड है उसमें भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी? पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा है 51%, चौथा है 99% और चौथा है 49%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 99%। नाबार्ड में जो भारत की हिस्सेदारी है वो 99% की है। कहीं पर आपको 51 मिलेगा तो 51 को मत करके आना, ये जो 51 ऑप्शन है ये अलग है और ये नाबार्ड का ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग मैनेज द लिक्विडिटी इन इंडिया इकोनॉमी, भारत में की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरलता को कौन प्रबंधन करता है, कौन कंट्रोल करता है इसकी लिक्विडिटी को, कि हाँ भाई महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, कौन इस पे कंट्रोल करता है? पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा आरबीआई का, दूसरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरा सेबी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो भी मुद्रा की नीति को लागू करता है वो करता है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। कि भारत में अगर मैं भारत के बिहाफ पे बात करूं तो भारत में अगर महंगाई हो जाती है और मुद्रा के साथ कोई चेंजमेंट होता है तो ये जिम्मेदारी पूरी किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये था आज का सेशन, कम से कम 30 क्वेश्चन से ऊपर रहे होंगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, हमारी क्लास आपको अगर अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पीएनबी का जो पेपर है 9 तारीख को वो सभी भाइयों को मिले जितने भी लोग पीएनबी में नौकरी कर रहे हैं, एसबीआई में नौकरी कर रहे हैं और बाकी अदर ब्रांचों में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी एक कमेंट पे ध्यान न दें, अगर कोई गलत कमेंट करता है तो उसको ध्यान न दें, नेग्लेक्ट करें। ऐसे होते हैं कि जिसने खुद नहीं पढ़ना है वो औरों को भी नहीं पढ़ने देता। आप लोगों ने जरूर पढ़ना है और टेलीग्राम पे जरूर क्विज देने आइए, पेपर देने आइए, टेलीग्राम पे भी आपको पेपर मिल जाता है। तो फिर मैं आपका समय अधिक न लेते हुए, समय वह ज्यादा हो गया, 34 मिनट हो गए वैसे, तो फिर मिलेंगे एक और नई कक्षा के साथ। शायद आपको आज शाम को ही या कल पथ प्रदर्शक का हिंदी और इंग्लिश अनुवाद मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और फिर मिलेंगे एक और नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।